मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज विदेश नीति के क्रियान्वयन या उसके व्यावहारिक पक्ष पर चर्चा करेंगे और 1947 से लेकर के आज 2022 तक जो भी प्रमुख घटनाएं घटी उनका क्रमिक रूप से हम देखेंगे, अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार से भारत ने अपनी विदेश नीति का संचालन किया या विदेश नीति का क्रियान्वयन विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में किस प्रकार से हुआ और भारत की छवि इन घटनाओं के संदर्भ में कैसे आंकी गई। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, अपितु वे देश के विदेश मंत्री भी थे। तो उनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 1964 तक रहा। 1964 में उनकी मृत्यु हुई, फिर लाल बहादुर शास्त्री आए। पंडित नेहरू के जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी और उन घटनाओं के संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण क्या था या भारत की विदेश नीति उनके कार्यकाल में कैसी रही, जरा इसकी चर्चा करें। इन घटनाओं को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे सबसे पहले नेहरू युग में घटना घटी वह थी कश्मीर समस्या। कश्मीर की समस्या क्या थी? जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो उस 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये प्रावधान था कि अब से भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है, पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है और एक तीसरा प्रमुख प्रावधान यह था कि भारत में जितने भी देशी राज्य थे उन्हें भी उनकी संप्रभुता वापस कर दी जाती है और ये देशी राज्य चाहें तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा चाहें तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा न चाहें तो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करके रह सकते हैं। मतलब यह हुआ उस समय लगभग भारत की सीमा के अंतर्गत 562 देशी राज्य थे। यहां पर छोटे छोटे राजा थे, नवाब वगैरह होते थे। मतलब यह हुआ कि भारत 563 टुकड़ों में बंट गया था कहिए। और ऐसे में भारत की आजादी का कोई अर्थ नहीं था और संयोग कहिए और हमारी बहुत अच्छी किस्मत थी तो हमें सरदार पटेल के रूप में एक अच्छे गृह मंत्री मिले। उन्होंने मेनन के साथ, वीपी मेनन के साथ मिलकर के भारत में जितने भी देशी राज्य थे इन सभी देशी राजाओं को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए मना लिया। इसमें 3 बचे। 3 ने कहा या 3 की स्थिति क्रिटिकल थी। एक था जूनागढ़, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में, पाकिस्तान की सीमा से लगभग 300 मील दूर। जूनागढ़ का राजा मुस्लिम था, बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। जूनागढ़ में भारतीयों ने आंदोलन किया। जूनागढ़ के नवाब को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। वहां पर फिर फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह में 90,000 जूनागढ़ के निवासियों में भारतीय संघ में सम्मिलित होने के पक्ष में वोट डाला और पाकिस्तान के पक्ष में 91 लोगों ने वोट डाला और इस प्रकार से जूनागढ़ को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया गया। दूसरा देशी राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद का उस जमाने में राजस्व लगभग 26 करोड़ रुपए का था 1947 में और वहां के निजाम को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति माना गया था। हैदराबाद में मुस्लिम जनसंख्या थी। उसने कहा कि हम पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। भारत के अंदर चारों तरफ भारत, बीच में हैदराबाद, और वो हैदराबाद चाहता है कि हम पाकिस्तान में सम्मिलित हों। यह भारत को गवारा नहीं था। आखिरकार जब हैदराबाद बिल्कुल नहीं माना तब भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी, लेकिन इसे नाम दिया गया पुलिस कार्यवाही, ऑपरेशन पोलो।
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी के नेतृत्व में यहां पर सेना ने कार्रवाई किया और हैदराबाद को तीसरे दिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब एक देश के अंदर सेना कोई कार्यवाही करती है तो उसे सैनिक कार्यवाही नहीं कहते, उसे पुलिस कार्यवाही कहते हैं। और इस प्रकार से हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। तीसरा देशी राज्य था कश्मीर। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू, बहुसंख्यक जनता मुस्लिम। तो कश्मीर के सामने समस्या आई कि हम भारत में सम्मिलित हों या पाकिस्तान में सम्मिलित हों। राजा तय नहीं कर पाए। आखिर में उन्होंने ये तय किया कि कश्मीर स्वतंत्र बना रहेगा। भारत की नियत कश्मीर को हड़पने की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी कि हम कश्मीर को मिला लें। जब सभी प्रकार से दबाव बनाने के बावजूद भी महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए सहमत नहीं हुए, तो 22 अक्टूबर 1947 को कबायली जातियों का नाम लेकर के पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 3 दिन के अंदर कश्मीर का पतन होने ही वाला था। तब फिर जब नींद खुली महाराजा हरि सिंह की, तो उन्होंने नेहरू जी से अनुरोध किया कि आप कश्मीर की सहायता कीजिए। लेकिन पंडित नेहरू ने स्पष्ट बोल दिया कि जब तक कश्मीर भारत में सम्मिलित नहीं होगा, तब तक भारत कश्मीर की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हो जाएगा। अल्टीमेटली महाराजा हरि सिंह ने 26 तारीख को भारतीय संघ में विलय होने के पत्र पर उन्होंने सिग्नेचर किया और भारत में इस प्रकार से विधिवत विलय हो गया। और 27 तारीख से भारत ने कश्मीर में अपनी फौज उतार दिया। लेकिन समस्या एक यह थी, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, कि भारत से कश्मीर को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं थी। जो सड़क थी वह पाकिस्तान में चली गई थी। तो यदि भारत सड़क मार्ग का उपयोग करके कश्मीर जाना चाहता तो उसे पाकिस्तान से होते हुए कश्मीर में प्रवेश करना होता। और तब भारत ने बुद्धिमानी का काम किया। सरदार पटेल के नेतृत्व में यह तय हुआ कि भारत में जितने भी उस जमाने में विमान थे, इन सभी विमानों को युद्ध के कार्य में लगा दिया गया, यात्रियों को रोक दिया गया और सभी विमानों में भर भर करके हजारों की संख्या में सैनिकों को कश्मीर में उतारा गया। और इस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध शुरू हो गया 27 अक्टूबर 1947 से। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। भारत का स्पष्ट कहना था कि पाकिस्तान तत्काल अपनी सेना को वापस बुलाए और युद्ध बंद करे। पाकिस्तान का यह कहना था कि कबीली जातियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया है, सरासर झूठ। तो दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। और इस बीच जब भारत की सेना लगातार पाकिस्तान की सेना को पीछे हटा रही थी, तो पंडित नेहरू के दिमाग में एक कीड़ा था। कौन सा कीड़ा? शांति का कीड़ा कुलबुलाकर लगा। और पंडित नेहरू को क्या सूझा? उस कीड़ा के कुलबुलाने से, शांति के कीड़ा कुलबुलाने से उनको क्या सूझा कि उन्होंने इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में पेश कर दिया। गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में, इसका मतलब क्या हुआ? यह माना जाता है कि एक हिंदू धर्म के अंतर्गत धारणा है कि वैतरणी नदी को पार करने के लिए गोदान करना चाहिए। गायदान क्यों? भैंस दान क्यों नहीं? क्योंकि गाय हो या बैल, यदि पानी में उतरता है तो वह सीधे या तो उस पार चला जाएगा या जाएगा ही नहीं। पानी में स्थिर होकर के गाय खड़ी नहीं रहती। तो इसलिए गाय की पूंछ पकड़ करके आप वैतरणी नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन यदि भैंस पहुंच गई पानी में
तो वह कब निकलेगी कोई भरोसा नहीं। तो गई भैंस पानी में, मतलब यह हुआ कि उस पर अब निर्णय मुश्किल है, क्योंकि इस समय तक पाकिस्तान अमेरिकन गुट में सम्मिलित हो चुका था। इसलिए अब अमेरिका ने स्पष्ट रूप से, स्पष्टतया भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में बात करने लगा। यूनाइटेड नेशंस ने अपना आयोग बनाया, जांच आयोग। जांच आयोग यहां पर आया। आने के बाद उसने सभी चीजों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद यह पाया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। उस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना को वापस बुला ले। दूसरा, जब पाकिस्तान अपनी सेना को हटा लेगा तब भारत आवश्यक संख्या में वहां पर सेना रखे, बाकी वह भी अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। और तीसरा था, क्योंकि जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो पंडित नेहरू ने यह घोषणा की कि जैसे ही कश्मीर की स्थिति ठीक हो जाएगी हम कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे। और तीसरा प्रावधान था उस प्रस्ताव में, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव में, कि उसके बाद जनमत संग्रह लिया जाएगा कि कश्मीर की जनता पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती, भारत में सम्मिलित होना चाहती है या नहीं चाहती। आयोग बन गया। सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव पारित करने के बाद अब उसको क्रियान्वित करने की बारी आई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? 1 जनवरी 1949 को सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के अनुसार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। जब युद्ध विराम हुआ तो कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान के अधीन रहा, 2/3 भाग भारत के अधीन रहा। और उस 1/3 भाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम देकर के अपने पाकिस्तान का शासन वहां पर चला रहा है। अब उस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की बारी आई। क्योंकि अमेरिका का वरद हस्त पाकिस्तान को प्राप्त था, इसलिए पाकिस्तान के पास जब आयोग पहुंचा कि आप अपनी सेना को वापस बुलाइए, पाकिस्तान ने मना कर दिया। कहा मैं अपनी सेना नहीं हटाऊंगा। ऊपर तो माई बाप बैठा हुआ है। वह आयोग पंडित नेहरू के पास आया। पंडित नेहरू ने कहा पहले 1 नंबर पूरा होगा, उसके बाद 2 नंबर होगा। मतलब पहले पाकिस्तान सेना हटाएगा, उसके बाद भारत अपनी सेना हटाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल के इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए 6 या 7 आयोग बने, लेकिन कोई भी आयोग पाकिस्तान को कश्मीर से हटा नहीं पाया। परिणाम यह हुआ कि अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल का वह प्रस्ताव लागू नहीं किया जा सका है। यह है कश्मीर की समस्या। मतलब कश्मीर की समस्या से यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी भी विदेशी आक्रमण के सामने नहीं झुकेगा और यूनाइटेड नेशंस पर उसने अपनी पूरी आस्था दिखाई। और यह भी स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान को अमेरिका का शह प्राप्त है। कश्मीर की समस्या और आएगी जब पाकिस्तान की चर्चा करेंगे तब। अभी इतना। आगे देखें कोरिया संकट। कोरिया संकट के बारे में भी पिछले व्याख्यानों में चर्चा हो चुकी है। जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया 25 जून 1950 को, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस का कमीशन वहां पर काम कर रहा था और भारत उसका अध्यक्ष था। तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस को सूचित किया कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया है। तब सोवियत संघ की अनुपस्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल ने दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के आक्रमण से बचाने के लिए सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया और दुनिया के विभिन्न देशों से उसने सैनिक मंगाए। भारत से कहा गया कि आप भी अपनी सेना भेजिए ताकि दक्षिण कोरिया को आक्रमण से बचाया जा सके।
भारत ने कहा हम अपनी सेना दूसरे देश में युद्ध करने के लिए नहीं भेजेंगे। उसने डॉक्टरों का दल भेजा, दवाइयां भेजी, लेकिन और बाद में शांति सेना भेजी। और इस प्रकार से भारत ने बता दिया कि हम युद्ध करने के लिए कभी भी अपनी सेना दूसरे देशों में नहीं भेजेंगे। तो शुरुआती दौर में भारत ने उत्तर कोरिया के विरुद्ध अपनी नीति अपनाई, क्योंकि उत्तर कोरिया आक्रमणकारी था। इसके बाद जब अमेरिका की सेना या संयुक्त राष्ट्र की सेना दक्षिण कोरिया की सीमा 38 डिग्री के ऊपर में जाने लगी, उत्तर की ओर बढ़ने लगी, तब भारत ने अमेरिका की आलोचना की अब अमेरिका को युद्ध बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों कोरिया की सीमा रेखा 38 डिग्री है। लेकिन अमेरिका नहीं माना, लगातार युद्ध चलता रहा। लगभग 600 मीटिंग्स हुए दोनों कोरिया, अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच। लगभग 600 बैठकें हुई और आखिरकार दोनों कोरिया के बीच युद्ध विराम समझौता 1953 में हुआ। क्या हुआ युद्ध विराम समझौता? 38 डिग्री पर ही। और तब एक विचारक कहता है कि 1950 में जब हमने दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए युद्ध शुरू किया और हम जैसे 38 डिग्री पर पहुंचे, नेहरू जी ने मना किया था युद्ध आगे मत करो, बंद कर दो। यदि हम उसी समय पंडित नेहरू की बात को मान लिए होते तो आज हमारे हजारों सैनिक और लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान नहीं हुआ होता। इस कोरिया युद्ध में यह स्पष्ट हो गया कि भारत न तो अमेरिका का समर्थन करेगा न सोवियत संघ का। वह प्रत्येक घटना का सही मूल्यांकन करेगा और हमेशा सही बात का, सही पक्ष का समर्थन करेगा। क्योंकि इस युद्ध में भारत ने सोवियत संघ की भी आलोचना की थी, अमेरिका की भी आलोचना की थी। तो ये इस युद्ध में स्पष्ट हो गया। तीसरी घटना है सैन्य संधियां 1949 से लेकर के 1955 तक। इन 5-6 वर्षों में 4 सैन्य संगठन बने, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। नाटो, सीटो, सेंटो अमेरिका द्वारा बनाए गए थे और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। नाटो बना करके अमेरिका ने सोवियत संघ को पूर्व की तरफ से घेर लिया। मतलब सोवियत संघ की पश्चिमी सीमा अब ब्लॉक हो गई कि उसके बाद पूरे नाटो के सदस्य हैं और कोई भी नाटो के सदस्य पर यदि साम्यवादी आक्रमण होगा, अमेरिका सामने आ जाएगा। तो सोवियत संघ का पश्चिम की ओर बढ़ना, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना बंद हो गया। मध्य पूर्व के क्षेत्र को के देशों को मिलाकर के सेंटो बनाया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को लेकर के उसने सीटो बनाया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। और चूंकि सुदूर पूर्व में मतलब जापान में अमेरिका की सेना थी, तो अब सोवियत संघ तीनों तरफ से पूरा बंद हो गया, पैक हो गया। पूर्व की तरफ जापान के माध्यम से अमेरिका है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को मिलाकर के सीटो है, मध्य पूर्व में सेंटो है और पश्चिम और पूर्व की तरफ पश्चिमी यूरोप में नाटो है। और इन तीनों का जवाब एक संगठन बनाकर के सोवियत संघ ने दिया, उसका नाम था वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि संगठन। वार्सा पोलैंड की राजधानी है। ये 4 संगठन, सैन्य संगठन बने। जब सीटो बना तो अमेरिका ने भारत को ऑफर किया कि भारत तुम सीटो में सम्मिलित हो जाओ। भारत ने न केवल इस प्रकार के सैन्य संगठनों में शामिल होने से इंकार किया, अपितु इतनी बुरी तरह से अमेरिका की आलोचना की कि जॉन फॉस्टर डलेस अमेरिकन विदेश मंत्री को दुम दबाकर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि सैन्य संगठन तनाव बढ़ाते हैं, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं, गुटबाजी करते हैं, और ये तीनों चीजें भारत की विदेश नीति से बाहर है। इसके बाद पंचशील के 5 सिद्धांत।
चीन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए। चाउ एन लाई, पंडित नेहरू और चाउ एन लाई दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक संधि हुई। उस संधि के पृष्ठभूमि में, प्रस्तावना में पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था कि दोनों देश प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा था, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण। चौथा था, दोनों देश न्याय और समानता के आधार पर संबंध बनाएंगे। और पांचवा था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तुम भी जियो हमको भी जीने दो। पंचशील दोनों देशों के बीच समझौता हो गया। दोनों देशों ने तय कर दिया कि अब हम अच्छी तरह से रहेंगे। लेकिन जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, पूरे देश में एक नेता ऐसा था जो खुल करके पंडित नेहरू के इस पंचशील नीति का विरोध कर रहा था, और वे थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। कृपलानी ने क्या कहा? कृपलानी ने कहा, यह पंचशील समझौता एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति लेने के लिए प्रचारित किया गया है। कौन सा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र था? तिब्बत। तिब्बत को चीन पूरा कैप्चर कर लिया था और तिब्बत का चीनीकरण करना शुरू कर दिया था। चीन ने भारत के साथ पंचशील समझौता किया। उसमें एक पॉइंट था, अहस्तक्षेप, कि तुम हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। भले ही भारत इनिशिएट किया था समझौता के लिए, सम्मेलन संधि के लिए, लेकिन चीन ने बता दिया कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का पंडित नेहरू का मुंह बंद हो गया और तिब्बत का चीनीकरण कर दिया गया। तो कृपलानी ने यही बात कही थी। और उसके बाद आगे कहा था उन्होंने कि आज चीन ने एक बफर राज्य का अंत कर दिया। बफर मतलब दो बड़े राज्यों के बीच में जो छोटे राज्य होता है, मध्यवर्ती राज्य, उसको बफर स्टेट कहते हैं। जैसे चीन और भारत के बीच में भूटान है, वैसे ही चीन और भारत के बीच उसमें तिब्बत था। जैसे सोवियत संघ और जैसे रूस और चीन के बीच मंगोलिया है, मध्यवर्ती राज्य। तो कृपलानी कहते हैं आज चीन ने बफर राज्य का अंत कर दिया, तिब्बत का अंत कर दिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह माना जाता है कि यदि कोई राष्ट्र किसी बफर राज्य का अंत करता है तो इसका माने यह है कि उसका अपने पड़ोसी राज्य के प्रति इरादे नेक नहीं है। यदि पंडित नेहरू उसी समय सचेत हो जाते तो 1962 में हमको हार का सामना नहीं करना पड़ता। ये पंचशील हुआ। और जब 1962 में पंचशील समझौता, इसके बाद पंचशील समझौता को बानूक सम्मेलन में भी ले जाया गया। वहां पर इसमें 5 सिद्धांत और जोड़ दिए गए तो 10 शील बन गया। इसको फिर यूनाइटेड नेशंस में भी भेजा गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको स्वीकार कर लिया। इसके अलावा 1955 के बाद हमारे देश में जितने भी विदेशी नेता आए, सबके सामने इसको परोस दिया जाता था, आप इस पर अपना हस्ताक्षर करिए। इसमें ऐसा कोई सिद्धांत तो था नहीं कि किसी को कोई आपत्ति हो सकती थी। तो जितने भी नेता आते थे सबका सिग्नेचर इसमें लिया जाता था। लेकिन जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, यह पंचशूल बनकर के भारत के शरीर को चुभने लगा और तब 1962 में भारत ने एक पक्षी घोषणा करके पंचशील को निरस्त कर दिया। ये थी पंचशील की कहानी।
इसके बाद देखें बांडुंग सम्मेलन, इंडोनेशिया का एक नगर है बांडुंग। वहां पर अफ्रीका तथा एशिया के विकासशील राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित करने की बात हुई। नेहरू, नासिर, टीटो और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्नो। तय हुआ कि बांडुंग में अप्रैल 1955 में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। इस सम्मेलन में 29 देश सम्मिलित हुए। इस बांडुंग के बारे में एक छोटी सी कहानी। कश्मीर प्रिंसेस, कश्मीर प्रिंसेस क्या है? एक बार पीएससी में पूछा गया था, कश्मीर प्रिंसेस क्या है? कश्मीर प्रिंसेस एक विमान का नाम था और यह विमान भारतीय अधिकारियों को लेकर के दिल्ली से बांडुंग के लिए रवाना हुआ इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसका एक हाल्ट चीन में था। नई दिल्ली से उड़ा, चीन पहुंचा, चीन में उतर करके चीन में थोड़ी देर आराम के बाद फिर यह बांडुंग के लिए रवाना हुआ। जब चीन में यह हाल्ट किया तो चीन ने इस विमान में टाइम बम फिट कर दिया। जब विमान उड़ा तो समुद्र में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद प्लेन पूरा समुद्र में समा गया। इसमें 3 अधिकारी बचे और ये तीनों अधिकारी उस समुद्र में रात भर बिताए। रात में ब्लास्ट हुआ, रात भर बिताए। किन परिस्थितियों में उन्होंने अथाह समुद्र में रात भर जीवन जिया, इसकी पूरी कहानी उसमें से एक अधिकारी ने कश्मीर प्रिंसेस नामक उपन्यास लिख करके किया। उस कश्मीर प्रिंसेस का संक्षिप्त वर्णन, उपन्यास का संक्षिप्त वर्णन 1983-84 के आसपास की बात है, देशबंधु समाचार पत्र ने अपने दीपावली विशेषांक में प्रकाशित किया था। वैसे इस कश्मीर समस्या के बारे में हमारे प्रोफेसर ने भी बताया था, तो ये कश्मीर समस्या, ये कश्मीर प्रिंसेस, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो खैर, बांडुंग सम्मेलन शुरू हुआ। इस बांडुंग सम्मेलन में चीन को पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया था, क्योंकि चीन को उस समय अमेरिका आदि पश्चिमी देश अछूत मानते थे साम्यवादी व्यवस्था के कारण। तो चीन के लिए पहला अवसर था जब उसने किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया 1949 के बाद। इस सम्मेलन में सामान्य से बातें हुई, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद आदि का विरोध किया गया, प्रजाति भाव का विरोध किया गया, शीत युद्ध का विरोध किया गया, राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इन सभी चीजों के बारे में यहां पर चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे वातावरण में सम्मेलन संपन्न हुआ। हिरेन मुखर्जी कहता है कि बांडुंग सम्मेलन को पंडित नेहरू की प्रतिष्ठा का चरम बिंदु कहा जा सकता है। प्रतिष्ठा का चरम बिंदु। और ये बात सच है कि बांडुंग सम्मेलन में सबकी आंखों के तारे पंडित नेहरू सिद्ध हुए। इसके बाद की कहानी देखिए। इसके बाद सोवियत मैत्री, सोवियत संघ से मैत्री संबंध। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई। स्टालिन की मृत्यु के बाद खुश्चेव और बुल्गानिन, ये दोनों वहां के नेता बने। खुश्चेव प्रधानमंत्री बने, बुल्गानिन राष्ट्रपति बने। स्टालिन के समय में सोवियत संघ की नीति कठोर और उग्रवादी रही। खुश्चेव और बुल्गानिन ने स्टालिन की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे उदारवादी नीति पर आधारित किया, क्योंकि स्टालिन बहुत कड़क आदमी था। स्टालिन के समय में सोवियत संघ की नीति थी, जो हमारे साथ नहीं है, देखिए कूटनीतिक शब्द, जो हमारे साथ नहीं है
वह हमारे विरुद्ध है। अब ख्रुश्चेव के समय में यह नीति हो गई, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। मतलब जो हमारे अपोजिशन में नहीं है हम उसको अपने पक्ष में ला सकते हैं, मना बुझा सकते हैं। ये अब सोवियत संघ की नीति हो गई। बुल्गारिन और उसके बाद ख्रुश्चेव बुल्गारिन ने भारत की यात्रा की। यात्रा करके पंचशील उनके सामने भी परोसा गया। पंचशील को उन्होंने समर्थन दिया और भारत और सोवियत संघ के बीच एक नए मैत्री संबंधों का आगाज हुआ। बुल्गारिन ने कहा कि सोवियत संघ कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग समझता है। जब कभी भी आवश्यकता पड़े आप श्रीनगर की चोटी पर खड़े होकर के आवाज दे दीजिए, हम आपकी सहायता के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। पंडित नेहरू फिर बाग बाग हो गए। तो सोवियत संघ के साथ मैत्री का नया अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद आता है श्वेत संकट, अक्टूबर 1956। चूंकि मिस्र को आसवान बांध बनाना था, नील नदी में आसवान बांध बनाना था, तो बांध बनाने के लिए पैसे चाहिए। तो अमेरिका के पास उस समय तो अमेरिका पूरी दुनिया में पैसे बांट रहा था और देशों को अपने 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 गुट में सम्मिलित कर रहा था। तो कर्नल नासिर अमेरिका गए। अमेरिका से उन्होंने वित्तीय सहायता की मांग की। ऐसेनहावर ने कहा हम देंगे, आपको जितना चाहे पूरा पैसा मिलेगा, पूरा डॉलर मिलेगा, लेकिन आप हमारे सेंटों में सम्मिलित हो जाइए। नेहरू ने कहा, नासिर ने कहा नो, हम आपके सेंटों में सम्मिलित नहीं होंगे। तो अमेरिका ने कहा अच्छा, आप हमारे सेंटों में सम्मिलित भी नहीं होंगे, हमारे सैनिक संगठन का आलोचना भी करोगे और हमसे पैसा लेने आए हो, तुम्हें एक दुनिया में हो, तो हम कुछ भी नहीं है। तो नासिर को असफल होकर के, निराश होकर के वापस आना पड़ा। और तब कर्नल नासिर ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। स्वेज नहर का उन्होंने उठा करके राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर अभी तक 1956 के पहले तक इस पर इंग्लैंड और फ्रांस का संयुक्त अधिकार था। इस स्वेज नहर से जो भी आय होती थी उस पर 75% इंग्लैंड फ्रांस ले जाते थे और 25 पैसा मिस्र को मिलता था। और फिर ये बहुत ज्यादा उस समय हमेशा से बहुत बड़ा आय का स्रोत था ये। और जैसे ही कर्नल नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की, इंग्लैंड और फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर के आक्रमण कर दिया। बहुत ज्यादा स्वेज नहर को नुकसान पहुंचाया, मिस्र को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। और ऐसे संकट के अवसर पर भारत की आलोचना इतनी ज्यादा हुई इंग्लैंड और फ्रांस की, भारत इतने पुरजोर तरीके से विरोध किया इंग्लैंड और फ्रांस की कि उनको युद्ध बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और आखिरकार स्वेज संकट टल गया। मतलब स्वेज नहर का समाधान निकल गया। स्वेज नहर पर अंतिम रूप में मिस्र का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। लेकिन एक शर्त रखी गई कि स्वेज नहर दुनिया का हर राष्ट्र सभी प्रकार के जहाजों को निकालने के लिए अधिकृत होगा। मतलब कि दुनिया का कोई भी देश यहां पर इस नहर का उपयोग करते हुए अपने सभी प्रकार के जहाजों को पार करा सकता है। लेकिन स्वेज नहर के आसपास कोई सैनिक कार्यवाही नहीं होगी, ये तय हो गया। ये था स्वेज संकट। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना हंगरी में घट गई। हंगरी सोवियत गुट का एक सदस्य राष्ट्र था, मतलब वार्सा पैक्ट का सदस्य था। हंगरी में क्या घटना घटी? हंगरी में 1956 में चुनाव हुए और इस चुनाव में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, उसका नाम था इमरे नस ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया जो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करता था। और जैसे उसने सत्ता संभाली, उसने नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों की घोषणा कर दी, स्वतंत्रता के अधिकारों की घोषणा कर दी।
ये ख्रुश्चेव और बुल्गारिन को, सोवियत संघ को पसंद नहीं आया, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था प्रजातांत्रिक वातावरण में चल नहीं सकती। और आखिर में यह हुआ कि सोवियत संघ ने टैंकों के माध्यम से हंगरी पर आक्रमण कर दिया कि यह पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण इबेरिनस ऐसा कर रहा है। हंगरी छोटा सा देश कुछ नहीं कर सका। आखिरकार हंगरी में इबेरिनस को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला और पूरा टैंकों के माध्यम से सोवियत संघ ने शक्ति का इस्तेमाल करके हंगरी में आक्रमण कर दिया। जब स्वेज संकट के समय पंडित नेहरू ने जमीन आसमान एक करके इंग्लैंड फ्रांस की आलोचना की, तो पत्रकार है, उन्होंने नेहरू जी से पूछा तेरा क्या होगा, हंगरी के बारे में कुछ बोलिए, हंगरी का क्या होगा बोलिए। तो पंडित नेहरू ने दबी जुबान से सोवियत संघ की आलोचना की। सोवियत संघ नाराज हो गया और इस नाराजगी का परिणाम भारत को चखाने के लिए 1957 के जनवरी महीने में खेल खेला और चिता दिया कि खबरदार, आइंदा सोवियत संघ की दोस्ती चाहते हो तो सोवियत संघ का विरोध मत करना। ये आगे चलकर फिर चर्चा होगी। तो ये था स्वेज संकट और हंगरी संकट। इसके बाद आता है बेलग्रेड सम्मेलन। बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी उस जमाने में, वहां पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन का मतलब जिसमें देश के विभिन्न देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, उसको शिखर सम्मेलन कहते हैं। जैसे भी थोड़े दिन पहले G20 का सम्मेलन हुआ था चीन में, जो इंडोनेशिया में जो हुआ था, तो शिखर सम्मेलन उसे कहते हैं जिसमें देश के विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 सितंबर महीने में आयोजित हुआ। इसमें 25 देशों ने भाग लिया और 3 राष्ट्रों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में वही जो चीजें 92 सम्मेलन में तय की गई थी, इसी प्रकार से यहां पर राष्ट्रों के बीच परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए और बहुत ही अच्छे वातावरण में इस सम्मेलन संपन्न हुआ। यह भी तय हुआ कि हर 3 साल में इसका एक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। इसके बाद आता है तिब्बत क्रांति। यह तिब्बत क्रांति 1959 की घटना है। इसमें भी नंबर भी आगे पीछे है, तो देखिए तिब्बत क्रांति 1959। जब तिब्बत को जब चीन ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो तिब्बत में विद्रोह हुआ चीनी आक्रमण के विरुद्ध, चीनीकरण के विरुद्ध विद्रोह हुआ और तिब्बत के दलाई लामा बहुत लंबी पैदल यात्रा करके छुप करके भारत की सीमा पर पहुंचे और भारत में उन्होंने राजनीतिक शरण की मांग की। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता, धार्मिक मुखिया या तिब्बत के मुखिया। ये घटना है 1959 की। अपने कुछ शिष्यों के साथ वो भारत की सीमा पर पहुंचे और भारत से उन्होंने राजनीतिक शरण की मांग की। पंडित नेहरू ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दिया, एक ही शर्त पर कि आप भारत में रह करके कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे। दलाई लामा तब से लेकर के आज तक अपने तिब्बती साथियों के साथ धर्मशाला में रहते हैं। शिमला में धर्मशाला एक जगह का नाम है, वहां पर ये रहते हैं और वहीं से तिब्बत की स्वतंत्रता के बारे में ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन कुछ न कुछ करते हैं। तो जब भारत ने दलाई लामा को शरण दिया, चीन बहुत ज्यादा भारत से नाराज हुआ और इसी 1959 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। ये झड़प भारत को टेस्ट करने के लिए चीन ने किया था। देखें, भारत को आजमाएं, भारत की ताकत कितनी है।
और इस झड़प के बाद चीन को विश्वास हो गया कि हम भारत को आसानी से पराभूत कर सकते हैं। इसके बाद गोवा मुक्ति। गोवा मुक्ति, अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, फ्रांस भी भारत छोड़कर चला गया, पांडिचेरी वगैरह फ्रांस के कब्जे में था, पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। 1947 में जैसे अंग्रेज यहां से चले गए, थोड़े दिन के बाद फ्रांस भी पांडिचेरी छोड़कर चला गया। लेकिन यह बात पुर्तगाल को समझ में नहीं आ रही थी और वह 1961 तक गोवा में रहा। गोवा में आंदोलन हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार भारत ने पुलिस कार्रवाई की और गोवा को यहां से भागने के लिए बाध्य किया गया। और वस्तुतः उस समय 1961 के आसपास पंडित नेहरू को पता चला कि पुर्तगाल अमेरिका को गोवा बेचने वाला है। देखिए, राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। यह सूचना मिली कि पुर्तगाल अमेरिका को गोवा बेचने वाला है, तब भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि गोवा यदि अमेरिका के हाथ में चला जाता तो गोवा में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा हो जाता और अमेरिका का सैनिक अड्डा होना भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरा था। परिणाम यह हुआ कि भारत ने गोवा को ताकत के बल पर छुड़ा लिया। अमेरिका ने थोड़ी सी आलोचना की, अमेरिका का मुंह भी थोड़ा सा फूलकर कुप्पा हो गया। पुर्तगाल क्या कहता, गोवा को भारत में सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद आता है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा होगी। आपको धन्यवाद।